डियर स्टूडेंट्स, मैं वीनस पीजीटी सोशियोलॉजी। आज हम क्लास +2 के लिए सामाजिक संस्थाएं निरंतरता एवं परिवर्तन का डिस्कशन करेंगे। सामाजिक संस्थाएं होती क्या हैं? मतलब किसी भी समाज में कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ परंपराएं होती हैं, वे एक संस्कृति को बढ़ावा देती है, उस संस्कृति के नियमों का पालन करती है, उन्हें सामाजिक संस्थाओं का नाम दिया गया है। ठीक है, जो हजारों वर्षों से भारतीय इतिहास और संस्कृति का हिस्सा भी रही है। ठीक है, इनमें से कुछ हैं जाति, वर्ग, विवाह, स्कूल, कॉलेज, इनको सबको सामाजिक संस्थाओं का नाम दिया गया है। परिवार भी एक सामाजिक संस्था है। जाति के बारे में डिस्कशन करेंगे हम। सबसे पहले, जाति एक सांस्कृतिक संस्थान है जो हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति का और इतिहास का हिस्सा रहा है। जाति केवल हमारे अतीत का ही नहीं, आज का भी एक अभिन्न अंग है। मतलब एक ऐसा अंग है जिसको अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन आज के ज़माने में औद्योगिकरण, नगरीकरण, सांस्कृतिकरण, इन चीज़ों के आने से जाति का थोड़ा महत्व कम ज़रूर हो गया, लेकिन आज भी ये हमारे समाज में विद्यमान है। अतीत में जाति कैसी हुआ करती थी? अतीत में जाति जो थी वो भारतीय उपमहाद्वीप का एक अनूठा संस्थान थी। अंग्रेजी के शब्द कास्ट की उत्पत्ति पुर्तगाली के कास्टा शब्द से हुई है। पुर्तगाली के कास्टा शब्द से हुई है। मीन्स जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है कास्ट, उसकी उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के शब्द कास्टा से हुई है, जिसका अर्थ है विशुद्ध नस्ल, मतलब प्रजाति, नस्ल, रंग भेद। अब्बे डुबाइस जो एक महान समाजशास्त्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा है कि कास्ट शब्द पुर्तगीज भाषा से लिया गया है और इसे यूरोप में रंग और रंग भेद के लिए प्रयोग किया जाता है। जहाँ तक जाति की परिभाषाओं की बात है, मजूमदार एवं मदान ने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है। यानी कि जाति में, जिस जाति में हमने जन्म ले लिया ना उसके अंदर कोई आ सकता है, ना उससे बाहर कोई जा सकता है। अगर मतलब जाति की जो सदस्यता है वो जन्मजात होती है। यानी कि जाति एक बंद वर्ग है, मतलब उसी जाति के अंतर्गत विवाह करना पड़ता है, वही सामाजिक सहवास होता है, वही भोजन आदि के प्रतिबंध होते हैं। यानी कि जाति एक बंद वर्ग है। नेक्स्ट डेफिनेशन है कूले की। जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे जाति का नाम दिया गया है। पुराने ज़माने में, प्राचीन समय में जाति के स्थान पर वर्ग हुआ करते थे जो 4 भागों में बटे हुए होते थे। इन वर्गों को आगे जातियों में विभाजित कर दिया गया। यानी कि जब एक वर्ग वंशानुक्रम पर आधारित होता है, मीन्स जिस जाति में हमने जन्म ले लिया, जिस वंश में हमने जन्म ले लिया, उसी जन्म की सदस्यता तमाम उम्र अपने साथ रखना, वो कहलाता है वंशानुक्रम पर आधारित। यानी कि जब एक वर्ग पूर्ण रूप से वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे जाति का नाम दिया गया है। अब हम जाति की विशेषताओं की बात करेंगे। जाति की विशेषताओं में पहली विशेषता है जन्मजात सदस्यता। मीन्स एक व्यक्ति ने जिस जाति में जन्म ले लिया वो जीवन भर, तमाम उम्र उस जाति का सदस्य बना रहता है। वो ये नहीं कह सकता मैं इस जाति को छोड़कर दूसरी जाति में शामिल होऊंगा। यानी कि मतलब जन्मजात सदस्यता होती है, उसी जाति के साथ उसको जिंदगी भर रहना पड़ता है, यानी कि उम्र भर रहना पड़ता है। नेक्स्ट है विवाह संबंधी नियम। हर जाति के विवाह संबंधी कुछ नियम होते हैं। जाति एक बंद वर्ग है जहाँ मतलब एक जाति अंतर्विवाही है, जाति के अंदर ही विवाह करना पड़ता है। मतलब जिस जाति का व्यक्ति है उसी जाति की लड़की से विवाह करना पड़ता है। यानी कि विवाह संबंधी नियम जाति के अंदर लागू होते हैं। नेक्स्ट है खान पान व सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। जाति के व्यक्तियों पर खान पान और सामाजिक सहवास पर भी प्रतिबंध होता है। अपनी जाति के सदस्यों के साथ ही खान पान और सामाजिक सहवास जो है जाति में लागू होता है, और किसी भी जाति के सदस्य दूसरी जाति के साथ खान पान और सामाजिक सहवास को परमिशन नहीं देते, यानी कि प्रतिबंधित करते हैं वो कि भाई अब दूसरी जाति के व्यक्तियों के साथ खान पान और सामाजिक सहवास नहीं कर सकते। हालांकि आज आधुनिकीकरण के कारण ये जाति के जो इतने कठोर नियम हैं वो कम हो गए हैं, परंतु प्राचीन समय में ये नियम बहुत अधिक कठोर होते थे और कठोरता से ही ये लागू होते थे।
सोपान तंत्र मतलब विभिन्न जातियों में एक अधिक्रम पाया जाता है। हर एक व्यक्ति की एक निश्चित जाति होती है। मीन्स जातियों में ये भी निर्धारित होता है कि अपना खाना किसके साथ बैठकर खाना है। मतलब ये कठोर प्रतिबंध प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। सोपान तंत्र में मतलब हर एक जाति का अपना अधिक्रम होता है। मतलब कौन सी जाति उच्च है, कौन सी निम्न है, कि मध्यम वर्ग में कौन से लोग आते हैं, किस जाति का स्थान कहाँ पर है, ये अधिक्रम में निर्धारित होता है। क्षेत्र के हिसाब से अधिक्रम ऊपर नीचे हो सकता है, मध्यम वर्ग का अधिक्रम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हर एक जाति का एक सोपान तंत्र पाया जाता है, एक अधिक्रम पाया जाता है। कोई जाति उच्च स्थान पर विराजमान है तो कोई मध्यम वर्ग के तौर पर जानी जाती है, तो कोई निम्न वर्ग के तौर पर जानी जाती है। नेक्स्ट है खंडात्मक विभाजन। प्रत्येक जाति का खंडात्मक विभाजन पाया जाता है। ये जातियां आगे उपजातियों में विभाजित है, उपजातियां आगे उपजातियों में भी विभाजित है, यानी कि खंडात्मक विभाजन पाया जाता है। नेक्स्ट है निश्चित व्यवसाय। निश्चित व्यवसाय यानी कि प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है, जिस व्यवसाय के आधार पर ही जाति निश्चित होती है। मतलब उसी व्यवसाय के तौर पे ही उस जाति को उस नाम से जाना जाता है। जैसे कुम्हार का कार्य बर्तन बनाना होता है, मतलब जो बर्तनों का व्यवसाय है वो कुम्हारों के लिए ही जाना जाता है। इसका मतलब ये कि हर एक जाति का निश्चित व्यवसाय होता है। निश्चित व्यवसाय के तौर पर उनके ये नाम यहाँ पर निर्धारित होते हैं। अयनकली एक ऐसे समाज सुधारक थे जिनका जन्म 1863 में हुआ था और इनका जन्म केरल में हुआ था। निम्न जातियों एवं दलितों के नेता के तौर पर जाने वाले अयनकली के प्रयासों से ही निम्न जाति को सार्वजनिक सड़कों पर चलने की और अपने बच्चों को विद्यालय में दाखिला दिलाने की आज़ादी मिली थी। यानी कि अयनकली एक ऐसे समाज सुधारक थे जिनके प्रयासों से दलितों को और निम्न जातियों को सार्वजनिक सड़कों पर चलने की आज़ादी मिली और उनके बच्चों को विद्यालय में दाखिला दिया गया। इनका जन्म 1863 में केरल में हुआ था और 1914 में इनकी मृत्यु हो गई। आज जिस संस्था को जाति के नाम से जाना जाता है, प्राचीन काल में उसी संस्था का नाम वर्ण हुआ करता था। वर्ण जिसका अर्थ है रंग, और जाति जो है वो अतीत में हुआ करती, अतीत में वर्ण के नाम से जानी जाती थी। जहाँ तक शाब्दिक अंतर की बात करें हम, वर्ण जो है वो वर्ण शब्द संस्कृत की व्री धातु से लिया गया है, संस्कृत की व्री धातु से लिया गया है, जबकि जाति शब्द जो है वो जन धातु से लिया गया है। संस्कृत की जन धातु से जाति शब्द की उत्पत्ति हुई है। वर्ण शब्द का अर्थ है रंग चुनना, मतलब रंग चुनना, अपनाना, व्री धातु से लिया गया है संस्कृत की, और इसका अर्थ होता है रंग चुनना, अपनाना। जाति जो है वो संस्कृत की जन धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ जन्म से है। ठीक है, मतलब वर्ण वह है जिसे व्यक्ति अपने कर्म और स्वभाव के अनुसार अपनाता है, लेकिन जाति वह है जो जन्म से निर्धारित होती है। वर्ण जो है वो कर्म प्रधान है, जाति जो है वो जन्म प्रधान है, जन्म पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था जो है लचीली है, इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अपने वर्ण को बदल सकता है, लेकिन जाति व्यवस्था जो है वो कठोर है। वर्ण व्यवस्था लचीली है, मतलब व्यवसाय के आधार पर इसको अपनाया जाता है। व्यक्ति व्यवसाय और कर्मों के अनुसार अपने वर्ण का चुनाव करता है। जाति व्यवस्था जो है वो जन्म पर आधारित होती है और ये कठोर नियमों से प्रतिबंधित होती है। वर्णों की संख्या 4 है। वर्णों की संख्या कुल कितनी है? 4। लेकिन भारत में इस समय 4000 से अधिक जातियां और उपजातियां पाई जाती है। जातियों की संख्या जो है वो ज़्यादा है और वर्णों की संख्या जो है वो 4 है। 4 प्रमुख वर्ण माने जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन जातियों की संख्या लगभग 4000 है, या 4000 से जातियां और उपजातियां इस समय भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। यानी कि प्राचीन समय में जिसको वर्ण के नाम से जाना जाता था, उसको आज जाति के नाम से जाना जाता है। वर्ण व्यवस्था लचीली है, जाति व्यवस्था कठोर है, कठोर नियमों से प्रतिबंधित है। वर्ण कर्म प्रधान है, जाति जन्म से निर्धारित होती है। जाति एक बंद वर्ग है और वर्ण एक जो है वो खुला वर्ग है।
ठीक है, कर्म और स्वभाव के अनुसार वर्ण को अपनाया जाता है, लेकिन जाति एक बंद वर्ग है। जन्म से जिस व्यक्ति ने जिस जाति में जन्म ले लिया वो उसी जाति का बना रहता है। ज्योतिराव गोविंदराव फुले, जिनका जन्म 1827 में हुआ था, इन्होंने जाति व्यवस्था में अन्याय की घोर निंदा की, छुआछूत के नियमों की घोर निंदा की। 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम ज्योतिराव गोविंदराव फूले था, जो निम्न जाति के लोगों के मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए समर्पित था। सत्यशोधक समाज जो था वो निम्न जाति के लोगों के मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से समर्पित था। जाति व्यवस्था का पृथकीकरण का नियम, विभेद का नियम मीन्स विभेद और पृथकीकरण के रूप में जाति का अर्थ अंतर संबंधित परिस्थितियों और विभिन्न जातियों के मध्य अनेक प्रतिबंधों द्वारा निर्मित अंतःक्रिया से है। यानी कि जाति व्यवस्था में क्या होता है? अलग अलग होना, एक जाति का दूसरी जाति से अलग होना, पृथकीकरण अलग होना, विभेद अलग होना, उनमें अंतर होना। यानी कि विभेद और पृथकीकरण के रूप में जाति का अर्थ क्या है कि जो जातियां एक दूसरे से संबंधित हैं उनके अंतर्गत क्या परिस्थिति पाई जाती है, कौन सी जाति कहाँ विराजमान है, उच्च वर्ग पे है, निम्न पे है, मध्यम पे है, उनके बीच में अंतर संबंधित परिस्थितियां कि जो जिस परिस्थिति पे है वहीं पर रहे। इनको और विभिन्न जातियों के मध्य अनेक प्रतिबंधों द्वारा निर्मित अंतःक्रिया से है। यानी कि इस जाति के व्यक्ति इस जाति के साथ उठ बैठ नहीं सकते, खा पी नहीं सकते, इस तरह के मतलब खान पान, विवाह संबंधी प्रतिबंध दूसरी एक जाति को दूसरी जाति से अलग करते हैं। ये पृथकीकरण का नियम है। मतलब मीन्स ये प्रतिबंध जो है वो व्यवसाय, विवाह, सहभोज, पारस्परिक व्यवहार से संबंधित होते हैं। मतलब जाति व्यवस्था की जो रचना है वो पिरामिडीय रूप में हुई है। पिरामिडीय रूप में उच्च जाति, मध्यम जाति, निम्न जाति, यानी कि मतलब जातियों का एक संस्तरण। उच्च जाति ऊंचे स्थान पर विराजमान, मध्यम वर्ग मध्यम स्थान पर विराजमान और निम्न जाति निचले स्थान पर विराजमान, यानी कि पिरामिड के रूप में हुई है इनकी रचना। और ये प्रतिबंध व्यवसाय, विवाह, सहभोज, पारस्परिक व्यवहार से संबंधित होते हैं। यानी कि एक जाति को दूसरी जाति से अलग करने वाले नियम पृथकीकरण के नियम कहलाते हैं। इस संरचना में एक के ऊपर एक परतें होती हैं। ये परत सबसे नीचे, ये इसके बाद, ये इसके बाद, इसके बाद, मीन्स पिरामिड तौर पे एक के ऊपर एक परतें होती हैं जो समतामूलक नहीं होती, मीन्स समान नहीं होती। कोई ऊंच है, कोई निम्न है, कोई मध्यम वर्ग पर बैठी है। इस व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता संभव नहीं होती। इस नियम के अनुसार तो सामाजिक व्यवस्था जो वो है वो गतिशीलता नहीं पकड़ पाती। जाति में विवाह, पूजा पाठ, खान पान संबंधी नियम होते हैं जो उसे अन्य जातियों से अलग थलग कर देते हैं, अन्य जातियों से अलग कर देते हैं, बिल्कुल अलग करते हैं। वो कहलाते हैं पृथकीकरण के नियम, विभेद के नियम। जाति व्यवस्था जो है वो समाज में एक पिरामिड के तौर पर है, यानी कि परत के ऊपर परत, एक वर्ग निम्न है, एक मध्यम है, उससे ऊंच है, उससे ऊंच है। मतलब श्रेणी अधिक्रम चलता रहता है समाज में। श्रेणी अधिक्रम में जातियों का आधार शुद्धता और अशुद्धता को माना गया है। वे जातियां शुद्ध और पवित्र मानी जाती हैं जो कर्म कांड और धार्मिक कृत्यों में संलग्न रहती हैं या लगी रहती हैं, उनको शुद्ध की श्रेणी में माना जाता है, यानी कि पवित्र माना जाता है। ठीक है, प्राय सभी समाजों में देखा गया है कि जिनकी सामाजिक परिस्थिति ऊंची होती है, मीन्स समाज में जिनका स्थान ऊंचा है, उन्हीं को समाज में उन्हीं के हाथ में शक्ति रहती है और उन्हीं को समाज में ऊंचा स्थान मिलता है। सामाजिक परिस्थिति यानी कि मतलब धन की उपलब्धता, जमीन की उपलब्धता, इन चीज़ों को भी इसमें स्थान दिया गया है। यानी कि सभी समाजों में देखा गया जिनकी समाज में स्थिति अच्छी है, उनका जिनकी स्थिति ऊंची होगी तो उनके हाथ में शक्ति
उन्हीं के हाथ में शक्ति होती है, उन्हीं के हाथ में पावर होती है। अगर इतिहासकारों की माने तो युद्ध में पराजित योद्धा को प्राय निम्न जाति शस्त्रन दिया जाता था, यानी कि युद्ध में जो पराजित हो गया उसको निम्न वर्ग में शामिल कर दिया जाता था। ठीक है, मतलब उच्च स्थान उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसकी सामाजिक परिस्थिति अच्छी होगी, जिसका समाज में पहले से ही ऊंचा स्थान होगा। मीन्स पूर्वजों से चली आ रही जमींदारी प्रथा भी कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था को निर्धारित करती है। सावित्री बाई फुले जिनका जन्म 1831 में हुआ था, सावित्री बाई फुले जिनका जन्म 1831 में हुआ था, देश में बालिकाओं के लिए बने पहले विद्यालय की पहली प्रधान अध्यापिका थी। मतलब देश में जो पहला विद्यालय बालिकाओं के लिए बना था उसकी प्रधान अध्यापिका सावित्री बाई फुले थी, जो पुणे में स्थापित किया गया था। पहला बालिका विद्यालय पुणे में स्थापित किया गया था। इन्होंने मजदूरों और किसानों के लिए रात्रि विद्यालयों की शुरुआत की और सावित्री बाई फुले की मृत्यु जो है वो प्लेग से पीड़ित मरीजों की देखभाल करते वक्त 1897 में हुई। कब हुई? 1897 में। यानी कि पहली प्रधान अध्यापिका सावित्री बाई फुले थी, जो पहला बालिका विद्यालय खोला गया था उसकी पहली प्रधान अध्यापिका सावित्री बाई फुले थी, जो पुणे में स्थापित किया गया था। और इन्होंने मजदूरों और किसानों के लिए रात्रि विद्यालयों की शुरुआत की थी। और सावित्री बाई फुले की मृत्यु प्लेग के से पीड़ित मरीजों की देखभाल के दौरान 1897 में हुई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उपनिवेशवाद और जाति व्यवस्था। 1800 से लेके 1947 तक भारत में उपनिवेशवाद रहा, यानी कि भारत जो है वो उपनिवेश रहा। 150 वर्षों तक औपनिवेशिक काल था ये भारत का। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के समय अंग्रेजी वाइसरायों ने क्या किया कि भारतीय संस्कृति और समाज के अध्ययनों पर बल दिया। मतलब भारतीय संस्कृति और समाज के बारे में वो अपने अध्ययनों के द्वारा जानना चाहते थे। वो ये जानना चाहते थे कि किस प्रकार जाति व्यवस्था पूरे देश में व्यापक है और समाज को बांधे हुए है। पहली जनगणना की शुरुआत 1860 में हुई और ये जनगणना अंग्रेजों के द्वारा ही शुरू की गई। वो इसलिए शुरू की गई थी कि वो ये जाति वाइज हमारी जनसंख्या को जानना चाहते थे कि किस तरह से समाज में कौन सी जाति का ज़्यादा दबदबा है और किस जाति के लोग किस जाति से ज़्यादा प्रभावित हैं। यानी कि हमारे देश की संस्कृति और जाति व्यवस्था का वो अध्ययन करना चाहते थे। 1881 से हर 10 वर्ष बाद भारत में जनगणना का नियमित क्रम चलता रहा। 1901 में जो जनगणना हुई वो हर्बर्ट रिजले की अध्यक्षता में हुई। 1901 की जनगणना जो थी वो हर्बर्ट रिजले की निर्देशन में हुई। इसका उद्देश्य जाति आधारित सामाजिक शस्त्रण अधिक्रम संबंधी जानकारी प्राप्त करना था। यानी कि जाति से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त करने का उद्देश्य था। जो 1901 में जनसंख्या हुई उसके जनगणना हुई उसका उद्देश्य क्या था? जाति आधारित अधिक्रम के बारे में जानना, अधिक्रम सोपान के बारे में जानना उनका प्रमुख उद्देश्य था। और ये जनगणना हर्बर्ट रिजले की अध्यक्षता में हुई। 1935 में अंग्रेजी सरकार ने एक अधिनियम पास किया, भारत सरकार अधिनियम, जिसमें राज्य द्वारा विशेष व्यवहार के लिए निर्धारित जातियों और जनजातियों की सूचियों को वैध मान्यता प्राप्त कर दी। यानी कि जातियों और जनजातियों को छांट लिया गया जिनके साथ विशेष व्यवहार करना था। ये 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। इस प्रकार अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां शब्द जो है वो अस्तित्व में आया 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ठीक है, जातीय अधिक्रम में जो जातियां सबसे नीचे थी उनके साथ सबसे अधिक भेदभाव बरता जाता था, या उन्हें अछूत या अस्पृश्य जातियां शामिल थी उन्हें अनुसूचित जातियों की श्रेणी में ला दिया गया और उन्हें कुछ स्पेशल प्रावधान देने के उद्देश्य से ये कार्य किया गया। यानी कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही अस्पृश्य जातियां और अछूत जातियां शब्द जो है वो संविधान में शामिल किया गया, या हम कह सकते हैं कि वो शब्द अस्तित्व में आए। टॉपिक है हमारा जाति और राजनीति। यानी कि जाति आधारित राजनीतिक दलों का उदय
1980 के दशक से माना जाता है। 1980 के दशक में भारत में जाति आधारित राजनीतिक दलों का उदय हुआ। पहले दूसरे आम चुनावों से ही यह आभास हो जाता था कि जाति की एकजुटता जो है वो चुनावों में निर्णायक भूमिका अदा करेगी। परिवर्तन की विभिन्न प्रक्रियाओं को समझने के लिए समाजशास्त्रीय और समाज मानव शास्त्रियों ने कई नई अवधारणाओं की रचना की। जाति और राजनीति आपस में एक दूसरे से संबंधित थे। मीन्स जिस जाति का दबदबा ज़्यादा होगा, जिस जाति के पास ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा धन होगा, ज़्यादा लोगों की संख्या होगी, वही जाति राजनीतिक दल के तौर पर उभरेगी और वही राजनीतिक दल जो है वो चुनाव में जीतेगा। परिवर्तन की इन्हीं प्रक्रियाओं को समझने के लिए समाजशास्त्रियों ने समाज मानव शास्त्रियों ने कई नई अवधारणाओं की रचना की। इनमें प्रमुख क्या थी? संस्कृतिकरण और एक थी प्रभु जाति। संस्कृतिकरण और दूसरी थी प्रभु जाति। इनको लाने का श्रेय मेन तौर पर किसको जाता है? एम.एन. श्रीनिवासन को। अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में उन्होंने संस्कृतिकरण के बारे में बताया। संस्कृतिकरण एक नई टर्म थी जिसके बारे में सबसे पहले एम.एन. श्रीनिवासन ने बताया। दक्षिण भारत के समाजशास्त्री थे एम.एन. श्रीनिवासन। उनको प्रमुख तौर पर क्षेत्रीय अध्ययनों के लिए जाना जाता था। वे गांव में सर्वे करके सर्वेक्षण के द्वारा वहां के लोगों का आंकड़ा इकट्ठा करते थे और उनकी जाति वहां रहने वाली जनजाति की सामाजिक संस्कृति और उनके नियमों का अध्ययन करते थे। ठीक है, मतलब संस्कृतिकरण के बारे में उन्होंने ही सबसे पहले बताया। संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मध्यम या निम्न वर्ग या मध्यम या निम्न जाति के लोग किसी उच्च जाति की धार्मिक क्रियाओं, घरेलू और सामाजिक परिपाटियों को अपनाकर अपनी सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा करने का प्रयत्न करते हैं। उसको संस्कृतिकरण का नाम दिया गया है। यानी कि उच्च जाति के पद चिन्हों पर चलते हुए जब कोई निम्न जाति का व्यक्ति या मध्यम जाति का व्यक्ति उनके तौर तरीकों को अपनाता है और मदिरा का त्याग करता है, उसको संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कहते हैं। इसके अनुसार निम्न जातियां जातीय अनुक्रम में अपना स्थान ऊंचा उठाने के लिए उन सामाजिक परिपाटियों का पालन करते हुए, उच्च जाति की सामाजिक परिपाटियों का पालन करते हुए उसको अपना लेती हैं, तो उसको संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। यानी कि निम्न जातियां जातीय अनुक्रम में अपनी परिस्थिति को ऊंचा उठाने के लिए या ऊपर उठाने के लिए ब्राह्मण और क्षत्रियों के तौर तरीकों और कर्म कांडों को अपना लेती हैं और मांस मदिरा का त्याग करके उन्हीं की तरह जीवन यापन करती है। उसे संस्कृतिकरण का नाम दिया गया है, उसे संस्कृतिकरण कहा जाता है। संस्कृतिकरण की अवधारणा की कुछ आलोचना भी हुई है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जो हमेशा स्थिर नहीं रहती। जब निम्न जातियां उच्च जातियों और प्रभु जातियों की जीवन शैली का अनुकरण करने लगती है तो प्रभु जातियां यानी कि बड़ी जातियां, उच्च जातियां इस चीज़ को स्वीकार नहीं करती। लेकिन जब निम्न जातियां उच्च जातियों के विशिष्ट कार्यों को अनदेखा करती हैं, लेकिन जब निम्न जातियां उच्च जातियों के विशिष्ट चरित्रों जैसे जनेऊ धारण करना को अपना लेती हैं तो वो उच्च जातियां इसका कड़ा विरोध करती है। यानी कि जब निम्न जातियां विशिष्ट चीज़ें जैसे जनेऊ धारण करना इन चीज़ों को अपनाती हैं तो उच्च जातियां इसका कड़ा विरोध करती हैं। उच्च जातियों को उच्च जातियों और प्रभु जातियों द्वारा इन जातियों को दंड दिया जाता है। पूर्वी उत्तर भारत में एक नमक बनाने वाली जाति थी नोनिया। उन्होंने प्रभु जाति के नियमों और सामाजिक परिपाटियों को देखते हुए जनेऊ धारण कर लिया और मतलब मांस मदिरा का त्याग कर दिया, परंतु प्रभु जाति से यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने उसके साथ मारपीट की और उन पर अत्याचार किए और उनके जनेऊ भी तोड़ दिए। नेक्स्ट टर्म है प्रभु जाति। संस्कृतिकरण के साथ साथ एम.एन. श्रीनिवासन ने प्रभु जाति के बारे में भी बताया था। प्रभु जाति यानी कि प्रबल जाति, यानी कि वो जाति जिसका एक क्षेत्र विशेष में एक स्पेशल दर्जा होता है, प्रमुख स्थान होता है, उसको प्रभु जाति का नाम दिया गया है।
उस जाति को प्रभु जाति कहा जाता है जो किसी गांव या क्षेत्र विशेष में आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यानी कि जिस जाति का उस क्षेत्र विशेष में दबदबा पाया जाता है, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर मजबूत होती है, उस जाति को प्रभु जाति का नाम दिया गया है। किसी जाति की जनसंख्या की ताकत, शिक्षा, संस्कारों की परिस्थिति जैसे कुछ ऐसे कारक हैं जो एक जाति को किसी एक गांव विशेष में और ग्रामीण भारत में कहीं ना कहीं प्रभु जाति का दर्जा देते हैं। हालांकि प्रभु जातियों का अस्तित्व जो है स्थानीय होता है, या लेकिन इनका अस्तित्व मतलब इनको जो दर्जा है वो प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। जमींदार होते हैं, जैसे मतलब जमीन ज़्यादा होने से उनके पास पैसे की अधिकता होती है, धन अधिक होता है, तो इस वजह से भी उनको प्रभु जाति का दर्जा दिया जाता है। मतलब एक व्यक्ति जिसका खुद का जीवन स्तर अच्छा नहीं होगा वो अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा भी नहीं दे पाएगा, लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास धन है, सब कुछ है, समाज में रुतबा है, परिस्थिति है, वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर रहा है, तो वो अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे पाएगा, उसके बच्चे भी ज़्यादा कामयाब होंगे। यानी कि प्रभु जाति जिसका प्राचीन काल से ही दबदबा चला आ रहा है, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर जो ज़्यादा मजबूत है, वो अपने आप में एक प्रबल जाति है, दूसरी जातियों पर अपना अधिकार जमा सकती है। मतलब एक ऐसी जाति जिसका रुतबा अच्छा है, राजनीतिक तौर पर जिसको अच्छा स्टेटस मिला हुआ है, अच्छी परिस्थिति प्राप्त है। जब किसी जाति के पास प्रभुता के सभी तत्व पाए जाते हैं तो उसे निर्णायक प्रभुता कहा जाता है। कभी कभी एक गांव में एक से अधिक जातियों की भी प्रभुता होती है। कालांतर में प्रभुता एक ही जाति से दूसरी जाति के पास पहुंच जाती है। मतलब आज के समय में तो एक जाति से दूसरी जाति पर प्रभुता पहुंच जाती है। श्रीनिवासन के अनुसार प्रभुता स्थापित होने में भूस्वामित्व जो है वो सबसे बड़ा निर्णायक तत्व है। यानी कि जमीन ज़्यादा होना, जमींदार होना, ये सबसे बड़ा निर्णायक तत्व माना जाता है। उत्तर भारत में इन जातियों को अजगर के नाम से जाना जाता है। अजगर, अहीर, जाट, गुज्जर, राजपूत, इनको अजगर के नाम से जाना जाता है। अहीर, जाट, गुज्जर, राजपूत, इन जातियों को प्रबल जातियों में प्रमुख स्थान दिया गया है। प्रभु जातियों में प्रमुख तौर पर उत्तर भारत में अजगर के नाम से इन जातियों को जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में जो प्रभुत्व जाति है उसको सदगोप कहा जाता है। इस सदगोप जाति को जो है प्रभुत्व जाति का दर्जा दिया गया है। गुजरात में पाटीदार और राजपूत, महाराष्ट्र में मराठा, आंध्र प्रदेश में खंबा और रेड्डी, उसके बाद कर्नाटक में वोक्कालिंग और लिंगायत, आंध्र प्रदेश में रेड्डी और खंबा जाति है जो वो प्रभुत्व जातियां हैं, और कर्नाटक में वोक्कालिंग और लिंगायत को प्रभुत्व जाति का दर्जा दिया गया है। तमिलनाडु में बेल्लास, गाउडर, पंडियाची, और केरल में नायर और सीरियाई ईसाई प्रमुख स्थान रखते हैं। बिहार में यादव और इजवन जाति को ज़्यादा महत्व दिया गया है। यानी कि प्रभुत्व जातियां जो हैं वो हर एक क्षेत्र में, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो डेवलप हो, अनडेवलप हो, अपना निश्चित स्थान रखती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जाति का समकालीन रूप। समकालीन, इस काल में जाति का क्या स्वरूप रह गया है ये हम पढ़ेंगे। देखो, खान पान संबंधी परिवर्तन। आज के समय में शिक्षा का इतना महत्व बढ़ने से खान पान संबंधी कुछ ना कुछ परिवर्तन आए हैं। अब हम दूसरी जाति के व्यक्ति के साथ भी आराम से बैठ के खा सकते हैं, पी सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं। जाति का जो समकालीन रूप है वो कहीं ना कहीं बदला हुआ है। पश्चिमीकरण का प्रभाव है इस पे, आधुनिकीकरण का प्रभाव है। यानी कि खान पान संबंधी नियमों में परिवर्तन। नेक्स्ट है व्यवसायों में परिवर्तन। मीन्स अब व्यक्ति जिस व्यवसाय में अपने आप को ज़्यादा इजी महसूस करता है वो उस व्यवसाय को अपना सकता है। व्यवसाय का चुनाव जो है वो जाति पर आधारित नहीं रह गया है। नेक्स्ट है विवाह संबंधी प्रतिबंध भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कम हुए हैं, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए हैं, क्योंकि बिल्कुल ख़त्म अभी तक नहीं हो पाए हैं। नेक्स्ट है शिक्षा का प्रभाव। शिक्षा के प्रभाव से जाति संबंधी नियम है वो कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट है आधुनिकीकरण का प्रभाव। आधुनिकीकरण के कारण
जाति पाति के नियम, खान पान संबंधी नियम, संस्कृति के नियम, ये सब लगभग खत्म होते नजर आते हैं। नगरीकरण, पहले गांव में एक जाति के लोग इकट्ठे रहते थे, एक समूह में रहते थे, परंतु अब नगरीकरण के प्रभाव से एक मोहल्ले में सभी जातियों के व्यक्ति लगभग पाए जाते हैं, यानी कि लगभग सभी व्यक्तियों के जातियों के व्यक्ति इकट्ठे और मिलजुल कर रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं औद्योगिकीकरण आया है, आधुनिकीकरण आया है। औद्योगिकीकरण का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। उद्योगों में कार्य करने के साथ दूसरे व्यक्तियों के साथ खान पान, सामाजिक सहवास संबंधी नियम भी कहीं ना कहीं बदले गए। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे आशा करती हूँ कि मैंने जो आज जाति के बारे में सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन चैप्टर करवाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।